प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय भूगोल हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर लिया। अब हम लोग सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, साथ ही भूगोल के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। तो किसी समय अवधि के अंतर्गत किसी देश के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार का संतुलन कहते हैं। यदि कोई देश वस्तु और सेवाओं का निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक करता है तो व्यापार संतुलन को अनुकूल या धनात्मक कहते हैं। यदि आयात निर्यात से अधिक होता है तो व्यापार संतुलन को प्रतिकूल अथवा ऋणात्मक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नगरीय बस्तियां किन रूपों में मिलती है। तो नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों से अपने कार्यों एवं स्वरूपों में भिन्न होती है। ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आधार कृषि होता है, जबकि नगरीय बस्तियों का आधार व्यवसाय या उद्योग अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप प्रधान रूप से होता है। नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों को अपने भोजन और वस्त्रों के लिए अनाज और रेशे उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। ये लोग इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए माल तैयार करने, इनके खरीदने बेचने और अन्य लोगों को लिखाने पढ़ाने, राजकाज चलाने और इसी तरह के अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखिए। तो ग्रामीण बस्तियां वे होती है जिनके अधिकांश लोग कृषि, लकड़ी काटने वाले, पशुचारण, खान खोदने वाले, शिकारी, जंगली व पर्वतों पर निवास करने वाले होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार तो सघन बस्तियां, प्रकीर्ण बस्तियां, एकांकी बस्तियां, अखंडित बस्तियां। चौथा है, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो पहला है व्यवहार विचारधारा, मानव कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, संसाधनों का भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योगों का भूगोल। अगला है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या संगठन या जननांकी संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को कहा जाता है जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूहों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। आयु, लिंग, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, जीवन प्रत्याशा, निवास स्थान इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं को लिखें। तो पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का समाप्य स्रोत है। पवन को गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावित क्षमता 50,000 मेगावाट की है, जिसमें से 1/4 ऊर्जा को आसानी से काम में लाया जा सकता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। गुजरात के कच्छ में लांभा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। पवन ऊर्जा का एक और संयंत्र तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम बोल दे रहे हैं। तृतीय क्रियाकलापों का वर्णन करें। तो तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन का परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती है। एक समाज बिजली मिस्त्री, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, धोबी, नाई, दुकानदार आदि की सेवाएं इनके समान उदाहरण हैं। अगला है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि है। वर्तमान समय में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं निम्न है: अनियमित मानसून पर निर्भरता, निम्न उत्पादकता, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता एवं ऋणग्रस्तता, फिर भूमि सुधारों की कमी, छोटे खेत तथा विखंडित जोत, वाणिज्यीकरण का अभाव, मृदा अपरदन। नौवां है, भारत द्वारा आयात किए जाने वाले प्रमुख सामानों का उल्लेख करें। तो वर्तमान समय में भारत के आयात में प्रमुख वस्तुएं मोती तथा उपरत्नों, स्वर्ण एवं चांदी, धातुमय अयस्क तथा धातु छीजन एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इत्यादि सम्मिलित है। प्रशासनिक नगर क्या है, उपयुक्त उदाहरण दें। तो राष्ट्र की राजधानियां जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है, जैसे नई दिल्ली, कैनबेरा, लंदन, वाशिंगटन डीसी। उपभोक्ता वस्तु उद्योग को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो वैसे उद्योग जिनके द्वारा मानव उपभोग की वस्तुएं निर्मित हो उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहलाते हैं, जैसे चीनी, बिस्कुट उद्योग।
उष्मा द्वीप क्या है, वर्णन करें। तो नगरों का तापमान आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। यहाँ पक्के मकानों, सड़कों आदि की अधिकता एवं वनस्पतियों के अभाव के कारण ऐसी स्थिति मिलती है। इन अपेक्षाकृत अधिक तापमान वाले नगरों को उषा द्वीप कहते हैं। वैश्विक तापन के चलते धरती का आज उष्मा द्वीप बन गई है। यहाँ प्रदूषण से वायुमंडल की गर्मी अंतरिक्ष में विलीन उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। फिर है पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में संक्षेप में लिखे। तो पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा, यह गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज मने चतुर्कोण महामार्ग के अंतर्गत पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई को जोड़ता है। अनुदान क्या होता है। तो वस्तुओं के बिक्री एवं सेवाओं पर सरकार द्वारा प्राप्त छूट अनुदान कहलाता है। जैसे पेट्रोल एवं एलपीजी पर सरकार अनुदान देती है। बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन सिटी है, क्यों। तो बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क विकसित हुए हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटरिंग, दूरसंचार, फिर है ब्रॉडकास्टिंग एवं ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स में रूपांतरण का मुख्य कारक सिलिकॉन होता है, अतः इसे सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का उल्लेख करें। तो भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ कृषि की दशा दयनीय है। यहाँ की कृषि को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक निम्नलिखित है। वर्षा की अनियमितता तथा मानसून पर निर्भरता, फिर है परंपरागत कृषि के तरीके, उन्नत बीज तथा खाद का अभाव। प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को लंबे समय के निवास के लिए प्रस्थान करना प्रवास कहलाता है। भारत में प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला, अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज, नौकरी तथा रहने की बेहतर सुविधाएं। तो बहुत से पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरों की ओर नौकरी या बेहतर सुविधाओं के लिए स्थानांतरण करते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा एवं आमोद प्रमोद संबंधी सुविधाएं मिलती है। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार से मजदूर वर्ग दिल्ली, पंजाब तथा नोएडा से आ रहे हैं। दूसरा है विवाह। विवाह के कारण भी प्रवास होता है। शहरों में गाँव में अथवा गाँव से शहरों तथा शहरों से शहरों में अथवा गाँव से गाँव में प्रवास होता है। यह प्रवास महिलाओं में अधिक होता है। सामाजिक असुरक्षा। जिन क्षेत्रों में सामाजिक असुरक्षा होती है वहाँ से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। जैसे पंजाब तथा कश्मीर में आतंकवाद के कारण बहुत से लोग दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं। राजनीतिक गड़बड़ी। तो जब किसी क्षेत्र में राजनीतिक अव्यवस्था हो जाती है तो वहाँ से लोग सुरक्षित क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। फिर है अंतर्जातीय विवाह। तो जब किसी क्षेत्र में राजनीतिक गड़बड़ी हो जाती है तो बहुत सी पिछड़ी जातियाँ अंतर्जातीय लड़ाइयों के कारण दूसरे सुरक्षित स्थानों की ओर चली जाती है। 18 है जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दे। तो पहला है नदियों में कल कारखानों के दूषित जल की साफ सफाई कर छोड़ना। नदियों में स्नान, धुलाई व शवदाह पर पूर्णतः रोक। चिमनियों से उत्सर्जित धूल कणों एवं धूम्र को छानना। जल की गुणवत्ता के लिए सदैव तत्पर रहना। फिर है सुरक्षा। नगर के 2 उपयुक्त उदाहरणों के साथ परिभाषा करें। तो आक्रमणकारियों के भय से मानव को सदैव ही सुरक्षित स्थानों की ओर आकर्षित करने में बड़ा सहयोग दिया है। जहां सुरक्षा का अभाव रहता है मानवीय बस्तियां अपने स्थानों से हट जाती है। ऐसे असुरक्षित स्थानों पर समान अवस्था में मनुष्य रहना पसंद नहीं करते। वह असुरक्षित स्थानों पर बसने की अपेक्षा दुर्गम स्थानों को ढूंढते हैं। उत्तरी भारत में जब विदेशी आक्रमणकारियों खैबर के दर्रे द्वारा बार बार भारत पर आक्रमण करते रहे तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक पंजाब, राजस्थान और गुजरात के असंख्य लोग अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों, हिमालय की घाटियों में तथा ऊंचे भागों में जा बसे थे। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल आदि में इन्हीं लोगों द्वारा अनेक छोटी बस्तियां सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित की गई। यमुना और गंगा के मैदानों में इलाहाबाद और वाराणसी तक बस्तियां अधिक फैली हुई मिलती है, किंतु उत्तर पश्चिम के सीमावर्ती क्षेत्रों और आक्रमणों के मार्गों के निकट गांव विशेष सुरक्षित स्थानों पर 4 दीवारी में बनाए जाते हैं। अगला है निश्चयवाद क्या है। तो निश्चयवाद के समर्थक निराशावादी तथा भागवादी हैं, परंतु आधुनिक युग में मानव की सफलताओं के सक्षम यह विचारधारा अधिक नहीं टिक सकी है। किसी सीमा तक वातावरण के प्रभाव की अपेक्षा करके मानव प्रगतिशील नहीं हो सकता है। वातावरण का प्रतिबिंब उसके अनेक कार्यों एवं गतिविधियों में दृष्टिगोचर होता है, किंतु मानव पूर्णतः उसके प्रभाव के नियंत्रण में नहीं है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न उसका स्वामी, और न ही मानव के कार्य करने की क्षमता असीमित है। उन्होंने इसे रुको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा दी है। उन्होंने मानव को वातावरण का स्वामी नहीं माना, परंतु उसकी तुलना बड़े नगर में चौराहों पर खड़े एक सिपाही से की है, जो सड़क पर वाहनों के चलने की गति को मंद या तीव्र कर सकता है, किंतु उनकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता है।
फिर है गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए। तो भारत विश्व में गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। यहाँ चीनी निर्माण का आधार है। इसके लिए लंबे वर्षकाल की आवश्यकता है। यह उष्ण तथा उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा। इसके लिए 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। अच्छी जल आपूर्ति के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। अच्छे जल निकासी वाले उपजाऊ मिट्टी में इसकी उपज अधिक होती है। भारत में जनसंख्या का समान वितरण के जिम्मेवार 2 कारकों को लिखे। तो समतल मैदान। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या गंगा और गोदावरी के समतल मैदान में अधिक है, क्योंकि यह आवागमन के लिए सड़कें बनाना और खेती करना पठारी एवं पर्वतीय भाग की तुलना में आसान है, इसलिए मैदानी भाग की जनसंख्या अधिक है। जलवायु। भारत के मध्य एवं दक्षिणी भाग में जलवायु समशीतोष्ण है, जिससे इस भाग में अधिक जनसंख्या निवास करती है। नोएडा एवं बरौनी के महत्व का उल्लेख करें। नोएडा भारत में दिल्ली से सटा एक उपनगरीय क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के संक्षिप्तीकरण से बना है। इसका आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर से है। ये विभिन्न सेक्टरों में बटा हुआ है। नोएडा का औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्व है। बरौनी बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के अंतर्गत स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक औद्योगिकरण क्षेत्र है। इसमें इंडियन ऑयल रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, बरौनी डेयरी आदि अनेक प्रकार के उद्योग विकसित होने के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर है अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में आप क्या जानते हैं। अंतरिक्ष प्रयोगशाला एक पुनः प्रयोजन प्रयोगशाला थी जिसे स्पेस शटल द्वारा लाया गया कुछ निश्चित अंतरिक्ष उड़ानों पर इस्तेमाल किया गया था। प्रयोगशाला में कई घटक शामिल हैं, जिसमें एक दबाव वाले मॉड्यूल शामिल है। शटल के कार्गो खाड़ी में स्थित एक अप्रतिबंधित वाहक और अन्य संबंधित हार्डवेयर। प्रत्येक अंतरिक्ष उड़ान की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न विन्यास में घटकों का आयोजन किया गया है। स्केबल घटकों ने कुछ 32 शटल मिशनों पर उड़ान भरी। फिर है स्केबल ने वैज्ञानिकों को पृथ्वी की कक्षा में माइक्रोग्राविटी में प्रयोग करने की अनुमति दी है। स्केबल से जुड़े हार्डवेयर की एक किस्म थी, इसलिए स्केबल कार्यक्रम के मिशन के बीच प्रमुख स्केबल कार्यक्रम मिशन के बीच अंतर किया जा सकता। साथ ही यूरोपीय वैज्ञानिकों ने स्पेसबल में रहने योग्य मॉड्यूल में मिशन में चलाया है। फिर है अगला आपका नगरीय जनसंख्या क्या होती है। तो नगरीय जनसंख्या का अर्थ एक ऐसी जनसंख्या से होता है जहां पर जनसंख्या घनत्व और मानवीय क्रियाकलाप उस स्थान के आसपास के लोगों से अधिक होता है। नगरीय जनसंख्या आमतौर पर नगरों, कस्बों और उपनगरीय विस्तारों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इसमें ग्रामीण जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता। भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक प्रगति में सुधार के साथ साथ नगरीय जनसंख्या में भी वृद्धि होती रही है। यहाँ 1991 में कुल नगरीय जनसंख्या 21.78 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 25.72% थी। 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ 28.54 करोड़ व्यक्ति नगरों में निवास कर रहे हैं, जो कुल जनसंख्या का 27.78% है। 1901 में नगरीय जनसंख्या 2.59 करोड़ थी। इस प्रकार 100 वर्षों में देश में नगरीय जनसंख्या में 9 गुने से अधिक की वृद्धि हो गई है। 1901 से नगरों की संख्या 1827 थी, जो बढ़कर 2001 में 5161 हो गई है। प्रौद्योगिकी पार्क क्या है, संक्षेप में लिखे तो इसको अभी हम जस्ट बताए थे, इसको अब देख लीजिए। पर्यावरण निश्चयवाद की अवधारणा को लिखें, इसको भी आप देख लीजिए। तो 28 से फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।